गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आप समझें, उसके बाद उससे अपन टॉपिक को लिंक करेंगे। शांति, सार्वजनिक शांति, सद्भाव, ये सब स्थापित करने के लिए ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यदि अशांति रहेगी तो अशांति न तो व्यक्ति विकास कर पाएगा अपना, न वो राज्य विकास कर पाएगा। इसलिए अशांति का निवारण करना, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। यदि ये खत्म नहीं होगी तो संपूर्ण हमारे राज्य का नहीं, देश का विकास भी रुक जाएगा। इसलिए वह व्यक्ति जो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि अशांति होती है, जिससे कि अशांति का वातावरण निर्मित होता है, उसको दूर करने के लिए हमारा आईपीसी में सार्वजनिक अशांति के विरुद्ध अपराध चैप्टर 8 ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, सेक्शन 141 से लेकर 160 तक, धारा 141 से लेकर 160 तक पूरा ये कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखें, मैंने इसको टेबल के थ्रू आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। 141 से लेकर 145 तक अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव, राइटिंग बलवा 146 से लेकर 148 तक, एफ्रे दंगा 159 से लेकर 160 तक, और फिर रेफरेंस केसेस। इनको हम सबको आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नंबर 1 बात करते हैं हम अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव, सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली क्या डिफाइन करता है? इस सेक्शन में ये बताया गया है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव जो एक साथ इकट्ठा होकर विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उन सबका सामान्य उद्देश्य क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो 5 पॉइंट्स हमें इसमें ध्यान रखना है। 5 पॉइंट्स, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? नंबर 1, भारत सरकार में किसी केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को या राज्य सरकार के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को आपराधिक बल या प्रदर्शन के द्वारा उनके काम करने के तरीकों में हस्तक्षेप करना, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 आपराधिक बल या आपराधिक प्रदर्शन के द्वारा किसी संपत्ति को अभिप्राप्त करना। नंबर 3, किसी दृष्टि या आपराधिक अत्याचार करना। नंबर 4, आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए जिसको वो लीगली विधिक रूप से बाध्य नहीं है और ऐसा कार्य जो वह करना चाहता है उस कार्य को करने से रोकने के लिए, यह भी आता है विधि विरुद्ध जमाव में, नंबर 4। और नंबर 5 आता है आपका कि किसी भी प्रकार का कोई अपराध जिससे कि विधि जमाव शुरू होता है, तो अनलॉफुल असेंबली में याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव, ये एक 5 जो वर्ड आ रहा है, यह आपका एक आगे सिविल जज या एडीपीओ के लिए एक क्वेश्चंस तैयार हो रहा है, ओटी ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें यह पूछा जाता है कि कितने लोग रहते हैं इसमें, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव। और नंबर 2, फिर 5 पॉइंट में इसको ध्यान रखना है कि 5 पॉइंट क्या है अनलॉफुल असेंबली के। सेक्शन 141, सेक्शन 142, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। यह सेक्शन ये डिफाइन करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्ध जमाव के तथ्यों से परिचित होते हुए, फैक्ट से रिलेटेड होते हुए, परिचित होते हुए उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है, इंक्लूड होता है, तो यह माना जाएगा कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, मेंबर है। सेक्शन 142। सेक्शन 143 पनिशमेंट, दंड। अनलॉफुल असेंबली के लिए क्या पनिशमेंट तय किया गया है? तो सिंपल सा है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months, 6 माह, or with fine or with both, या तो जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होकर इस कार्य में लिप्त होगा, वह 6 माह की अवधि, 6 मंथ, 6 माह की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हो गया आपका सिंपल सा पनिशमेंट। 144, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन, मतलब डेडली वेपन, घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा वहां पर वो सिंपल सा था, लेकिन पहली बार हमें क्या वर्ड पढ़ने में आ रहा है? डेडली वेपन, घातक आयुध। मतलब इस परिभाषा में यह डिफाइन किया गया है कि जो कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यदि वो ऐसा कोई कार्य करता है जिसमें घातक आयुध का उपयोग होता हो या ऐसे हथियार का उपयोग करता है जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, जिससे कि डेथ होना संभाव्य है, तो उस
उसके लिए क्या पनिशमेंट है? तो शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, 2 वर्ष का अवधि का कारावास, आर विथ फाइन आर विथ बोथ, या तो जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसमें कारावास की जो अवधि हो गई लिमिटेशन वो क्या है? 2 years। सेक्शन 145, joining or continuing in unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse, मतलब ऐसा विधि विरुद्ध जमाओं का आदेश जिसको कि छोड़ने के लिए समादेश निकल चुका है, रिट निकल चुका है, लेकिन फिर भी वो आपस में बने हुए हैं। सेक्शन 145 सिंपल से क्या डिफाइन करती है कि जब किसी आर्डर पास के द्वारा, जब किसी गवर्नमेंट के आर्डर के द्वारा उस जमाव को बिखर जाने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति एक कलेक्ट होके एक जगह पे खड़े हैं और जो उनको कार्य करना है वो कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? तो शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, आर विथ फाइन आर विथ बोथ, मतलब वो 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 141 से लेकर 145 सिंपल अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव। अब हम बात करते हैं सेक्शन 146 राइटिंग, बलवा। तो बलवा जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बल या हिंसा का प्रयोग, सिंपल सा समझने के लिए। तो 146 में हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि वह व्यक्ति जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है और विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में, मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट के अनुसरण में किसी कार्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग करता है। मतलब अभी तक यहाँ पर बल या हिंसा नहीं था अनलॉफुल असेंबली में, लेकिन राइटिंग में बल या हिंसा का प्रयोग करता है, तो यह माना जाएगा कि वो बलवा करता है। तो 2 वर्ड या ध्यान रखना है, बल या हिंसा का प्रयोग। सेक्शन 146, सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर राइटिंग, बलवा के लिए दंड क्या है? बलवा करने के लिए दंड क्या है? तो इसमें बताया गया है शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years आर विथ फाइन आर विथ बोथ, मतलब वह 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, सिंपल सा। सेक्शन 148 राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, मतलब घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा करना। हमने 144 में पढ़ा था, 144 से लेकर फिर 148 4 सेक्शन के बाद ही बलवा से रिलेटेड सेक्शन आ गई कि घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा करना, ऐसा आयुध या ऐसे हथियार का प्रयोग करना जिसका परिणाम उसकी मृत्यु भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? तो शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years आर विथ फाइन आर विथ बोथ, मतलब वह 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब 6 माह का हमारा सिंपल अनलॉफुल असेंबली का पनिशमेंट। इसके बाद 144, 145 और 146 तक में हमने देखा, 147 तक जो राइटिंग का पनिशमेंट था वो 2 years था कॉमन, और ये सेक्शन जो पहले है जिसमें राइटिंग कर रहे हैं हम डेडली वेपन के साथ, घातक आयुधों के साथ, तो वहाँ 3 years इम्प्रिजमेंट हो गया। ये याद रखने का सिंपल तरीका। सेक्शन 149 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे सीजे और एडीपीओ के लिए, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया कार्य में शामिल होता है। सेक्शन आईपीसी की 34 कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, इन दोनों से रिलेटेड धाराओं के भी क्वेश्चन और इन सेक्शंस में जो लिखा गया है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके सीजे और एडीपीओ में काफी बार पूछा गया है। तो सेक्शन 149 एवरी मेंबर ऑफ, मतलब यह सेक्शन ये डिफाइन करती है कि विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में भी कोई कार्य करता है तो उसमें हर मेंबर, एवरी मेंबर, हर सदस्य उसी अपराध का दोषी होगा। सेक्शन 149। तो यह आपका स्लैब तैयार हो गया राइटिंग बलवा। अब हम बात करते हैं दंगा की, एफरे की, जो कि बताया गया है 159, 160 में। तो 159 में एफरे को डिफाइन किया गया है कि दंगा क्या होता है। जब 2 व्यक्ति आपस में लोक स्थान, पब्लिक पैलेस में लड़कर लोग शांति में विघ्न डालते हैं, मतलब पब्लिक पीस, तो वो दंगा करते हैं, ये माना जाएगा। मतलब सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस, लोक स्थान में कोई 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं और उनके लड़ने से वहां के आसपास का पूरा वातावरण यदि शांति भंग होती है तो वो माना जाएगा कि ये एफरे हुआ है, दंगा हुआ है।
और सेक्शन 160 में दिया गया है पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे, दंगा करने के लिए दंड। तो इसमें बताया गया है शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, 1 माह के लिए कारावास, 1 मंथ आर विथ 100 रुपीज फाइन, 100 रुपए जुर्माना, आर विथ बोथ, मतलब 1 माह की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें जुर्माने की राशि नियत कर दी है 100 रुपीज, जबकि बाकी हमने देखा था कि जुर्माना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति पर डिपेंड करता है। तो ये आपका सिंपल सा एफ्रे हो गया, जिसको 2 सेक्शन में हमें कवर करना है, सेक्शन 159 और सेक्शन 160। अब हम बात करते हैं रेफरेंस केसेस की। तो रेफरेंस केसेस में नंबर 1 है विशंबर केस, AIR 1971, सुप्रीम कोर्ट 2381। इसमें यह बताया गया है कि यदि विधि विरुद्ध जमाओं का कोई भी सदस्य यदि ग्रुप में शामिल है लेकिन यदि उसने कोई कार्य नहीं किया है तो भी वो इस अपराध का दोषी माना जाएगा, क्योंकि एक जो जमाव बना हुआ है अनलॉफुल असेंबली, 5 लोगों का, 5 से अधिक लोगों का, उसमें आप इंक्लूडेड हो, शामिल हो, इसलिए आप उस अपराध के दोषी माने जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, अमजद अली वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, जिसमें सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस बताया गया है, जो कि AIR 2003, सुप्रीम कोर्ट 3587 में इस केस में सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर बताया गया है, डिफरेंस बताया गया है। साथ में यह कहा गया है कि जो कॉमन ऑब्जेक्ट रहता है वो घटना स्थल पर भी निर्मित हो सकता है, लेकिन जो कॉमन इंटेंशन रहता है, सामान्य आशय, वो पूर्व निर्धारित योजना प्लानिंग से होता है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट घटना स्थल पर भी हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रामदीप दुबे का केस, रामदीप दुबे का वाद। इसमें सिंपल सा बताया गया है कि यदि किसी भी प्रकार का विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा कोई भी कार्य करने में थोड़ा सा भी बल या हिंसा का प्रयोग किया गया तो वो राइटिंग बलवा का अपराध कारित हो जाएगा। इसमें भले बल की मात्रा न्यूनतम हो, कम हो, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि आपने तो कम बल का प्रयोग किया था। यदि बल का प्रयोग हुआ है तो राइटिंग का ऑफेंस क्रिएट हो जाएगा। और नंबर 4, कावस जी वर्सेस GIP, ये एफ्रे से रिलेटेड केस है, दंगा से रिलेटेड केस है। इस केस में यह डिफाइन किया गया है कोर्ट द्वारा कि जो सार्वजनिक स्थान, लोक स्थान, पब्लिक प्लेस है, वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदलते रहते हैं, परिस्थिति के हिसाब से, जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, माल गोदाम, सार्वजनिक पेशाब घर, या ऐसे जितने भी मेला, ये जितने भी स्थान है, ये इन स्थानों के हिसाब से दंगा का परिभाषा में सब सार्वजनिक स्थान आएंगे जो परिस्थितिवश बदलते रहेंगे। तो ये सिंपल सा आपका एक टॉपिक तैयार हुआ। 141 से लेकर 160 तक का पूरा स्लेब है आईपीसी में जो दिया गया है, लेकिन हमने मेन सेक्शंस जो कि हमारे क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट है और जो आगे हमें जिससे सीजी और एडीओ में क्वेश्चंस तैयार होते हैं वो सेक्शंस हमने आज देखी है। 141 से लेकर 145 तक पूरा अनलॉफुल असेंबली देखा, 146 से लेकर 149 तक रियोटिंग देखा, राइटिंग देखा, बलवा देखा, 146, 147, 148, 149 कॉमन ऑब्जेक्ट देखा। इसके बाद 159, 160 दो सेक्शन हमने एफ्रे देखी, दंगा देखी, जिसमें 1 मंथ का इम्प्रिजमेंट और 100 रुपीज फाइन, और फिर हमने 3 से 4 रेफरेंस केसेस देखे। तो ये पूरा टेबल के थ्रू समझाने का आशय यही था कि आप इसको स्लेब बना के सिंपल वे में अपने नोट्स तैयार कर लें। राइटिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 आईपीसी का जो है अफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जिसमें 141 से लेकर 160 तक तीनों अपराधों के बारे में बताया गया है, अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग एंड एफ्रे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो आज का टॉपिक है अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको अपने सेल्फ नोट्स के हिसाब से प्रिपेयर करें, तैयार करें। कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम्स आती है तो हम आपस में आगे बात करेंगे। थैंक यू।